नादरीन, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग देनी थी और पाक फौज के तर्जुमान जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। डीजी ISPR उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है उसमें कोई भी काबिल ज़िक्र कौमी रहनुमा शरीक नहीं हुआ। यानी जो लोग शरीक हुए हैं उनकी शक्लें अगर आप देखें तो ज़्यादातर वो लोग हैं या तो जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, वो इलेक्शन हार गए थे, उन्हें तो जाली फार्म 47 भी नहीं दिया जा सका, और कुछ शक्लें ऐसी हैं जिन्हें जाली फार्म 47 पर लाकर बिठाया गया था। दाएँ बाएँ दोनों तरफ जो DG ISPR के लोग बैठे हुए थे ये हारे हुए लोग थे। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ वैसे भी ये समझ रही है कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है ये कौमी यकजहती के लिए नहीं है, ये सिर्फ खाना पूरी की गई है। अब इसमें जो है वो शहबाज शरीफ शामिल नहीं हुए, नवाज शरीफ शामिल नहीं हुए, बिलावल जरदारी शामिल नहीं हुए, फजलुर रहमान इसमें शामिल नहीं हुए, और दीगर जो बड़ी सियासी शख्सियत हैं पाकिस्तान की वो इस इजलास में शामिल नहीं हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी भी नजर नहीं आए और बहुत सारे लोग हैं, बिलावल भी इसके अंदर नहीं थे। तो ये कोई भी काबिल जिक्र सियासी रहनुमा इसमें नहीं आया और ऐसा लगता है कि संजीदगी नहीं दिखाई गई। यहाँ पे एक बड़ा मजेदार मुतालबा किया साहबजादा हामिद रजा साहब ने। वो इजलास में तो नहीं गए, मीटिंग में नहीं गए, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर अब ये वक्त भी आना था कि अता तारड़ जैसे लोग कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। ये अता तारड़ बड़े लंबे मार्जिन से इलेक्शन हारे हुए हैं। उस हल्के में पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन जीती थी और जहीर अब्बास साहब जीते थे इलेक्शन, और दूसरे नंबर पर आए थे बिलावल, तीसरे नंबर पर आए थे अता तारड़। लेकिन जो इनकी काबिलियत है उसकी बुनियाद पर इनको पहले नंबर पर लाया गया और PTI के उम्मीदवार को फारिग करके इलेक्शन हरवा दिया गया। अब साहबजादा हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि ये वक्त भी आना था कि अता तारड़ जैसे लोग जो हैं वो कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौमी सलामती पर ब्रीफिंग का तो पता नहीं। अता तारड़ अगर ख्वाजा आसिफ के दोनों पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और शरीफ फैमिली की इंडिया के खिलाफ खामोशी पर कौम को ब्रीफिंग दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी ये बताने के कि कौमी सलामती में क्या करना है, पहले ये बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए हैं और उनके बयानिए से जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, पहले तो उसके ऊपर बताएं ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। दूसरा बताएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और ये शहबाज शरीफ और बाकी सारी फैमिली ये नरेंद्र मोदी को या भारतीय जारहियत को चैलेंज क्यों नहीं करते और उनके ललकारने का जवाब क्यों नहीं देते, खामोश क्यों रहते हैं। फजल रहमान साहब भी नहीं है। अच्छा जी, ये अब इसके ऊपर रोला पड़ा हुआ है कि जनाब इन हारी हुई शक्लों को जिन्हें कौम ने मुस्तरद किया हुआ है, जिन्हें कौम देखने नहीं चाहती, वो कौमी यकजहती करेंगे। यानी कैसे मुमकिन है कि कौम यकजा हो जाए उन लोगों के कहने पर जिन्हें कौम देखना ही नहीं चाहती। यानी आप कोई लीडर हो ना जो कौम को इकट्ठा करे। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि पूरी कौम पार्लियामान की तरफ नहीं देख रही, पूरी कौम जो है वो ऐवान सदर या वजीर आजम हाउस की तरफ नहीं देख रही, पूरी कौम जो है वो अदलिया की तरफ नहीं देख रही, GHQ की तरफ नहीं देख रही। ये पहली मरतबा हुआ है कि पूरी कौम अडियाला की तरफ देख रही है कि अडियाला के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 फैसला करेगा और उसके फैसले के ऊपर ही हम आगे बढ़ेंगे। अब जिन लोगों के पास इख्तियार है वो बेइख्तियार है, और वो जो आदमी इस वक्त कैद के अंदर बैठा हुआ है उसके पास मुकम्मल इख्तियार है। यानी उसके बाहर आने के हवाले से भी या बाहर लाने के हवाले से भी हुकूमती वज़रा अपनी बेबसी का इजहार करते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि भी इमरान खान बाहर आना नहीं चाहते तो हम क्या करें। अब ये अपना सारा का सारा इख्तियार जो है वो इख्तियार के चक्कर में गिरवी रख चुके हैं। जेल से क्या पैगाम आता है, अब उस पर लोग कहते हैं जी हम अपना फैसला करेंगे। भारत के मामले पर क्या करना है, अडियाला जेल वाला बताएगा। मादनियात बिल का क्या करना है, अडियाला जेल वाला बताएगा। एहतजाज और तहरीक का क्या करना है, अडियाला जेल वाला बताएगा। सही और गलत क्या है, अडियाला जेल वाला बताएगा। अडियाला जेल वाले ने कौम के आसाब को कैप्चर कर लिया है मार खा के। यानी उसने अपनी रिजिलियंस शो की ना, अपना करैक्टर शो किया कि मैं इनकी तरह डील नहीं करूंगा, मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। नवाज शरीफ बनने से इमरान खान ने इनकार किया और उस इनकार के बाद पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब को सर पे बैठा लिया, क्योंकि बार बार वो नवाज शरीफ से धोखा खा चुके थे और इतनी दफा उन्होंने बेचारों ने धोखा खाया कि अब वो इंतजार में थे कि कोई ऐसा मर्द का बच्चा आए जो आकर उनको लीड करे। तो इमरान खान की सूरत में उन्हें वो बंदा मिल गया। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि कुछ लोग ये ताने दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी यकजहती के इस मौके को जाया क्यों किया, तहरीक इंसाफ को आना चाहिए था। और इंडिया की मिसालें दे रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई तो लोगों ने आकर हुकूमत पे तनकीद की, एजेंसियों पे तनकीद की, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए। तो चंद सवालात हैं मेरे, क्या पाकिस्तान और इंडिया में ये चीजें एक जैसी हो रही हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपोजिशन की, बल्कि मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप बुलाएं। तो ये तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं थी और इसके अंदर तो टॉप लीडरशिप भी नहीं आई। तो ये एक ज्यादती है, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है। उसका मुतालबा बैरिस्टर गौहर ने दोबारा भी किया है। दूसरा देखें, भारत में ब्रीफिंग किसने दी और पाकिस्तान में ब्रीफिंग किसने दी, ये बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में एक सरकारी ऑफिसर ने एक नाबल्द, सियासत से नाबल्द और गैर तजर्बाकार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ बैठ के एक ब्रीफिंग दे दी, एक सरकारी मुलाजिम ने। तो भारत के अंदर जिन्होंने ब्रीफिंग दी उन लोगों को आप देखें, उनका कद आप देखें, उनका तजुर्बा आप देखें, उनकी खिदमात आप देखें, उनका नॉलेज आप देखें, उनकी जो एकेडमिक कामयाबियां वो आप देखें। तो उनकी ब्रीफिंग में और हमारी ब्रीफिंग में जमीन आसमान का फर्क है। आप दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी और आपने सिर्फ एक पार्लियामेंट के अंदर से गिने चुने लोगों को बुला लिया था दावत देकर।
दूसरा, क्या पाकिस्तान की तरह भारत में भी सियासी वर्कर्स के साथ, खवातीन के साथ वो सारा कुछ हो रहा है जो यहां हो रहा है? यानी जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, खवातीन पर तशद्दुद हो रहा है, ये चीजें भारत में ऐसे तो नहीं, सियासी मुखालिफिन की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो भारत में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बहुत सारे इंसानी हकूक के मामलों में उन्होंने तबाही फेरी हुई है। कोई इंसानी हकूक वहां पे नहीं है, अकलियतों को कोई हकूक नहीं है। बड़े प्रॉब्लम्स है भारत के अंदर भी, बहुत सारी चीजों में वो लिबरल है, बेहतर भी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं भारत में। लेकिन सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियां, सियासी मुखालिफिन को उठा लेना, अगवा कर लेना, उनसे बयान दिलवाना, जबरी तौर पर गुमशुदा कर देना, लोगों को जाली केसों के अंदर, जेलों के अंदर बंद रखना, टॉर्चर करना, खवातीन को उठा लेना, चादर और चारदीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल करना, ये भारत में फिलहाल सियासतदानों के साथ या सियासी जमातों के साथ नहीं हो रहा। तीसरी एक और चीज है, चौथी चीज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इख्तलाफ करने वालों को ये लोग कहते हैं कि अच्छे बच्चे बनकर आप खामोश हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ कौमी यकजहती के लिए ये मारने वालों को नहीं कहते कि आप मारना बंद कर दें। यानी कुछ दिन आप जुल्म रोक कर कौम को इकट्ठा कर लें, ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है ना, कि आप जुल्म रोक दें, बदतमीजी रोक दें, लड़ाई झगड़ा रोक दें, जिससे कौम इकट्ठी हो जाए। ये तो नहीं हो सकता कि आप कौम के ऊपर जुल्म, जबर और फसादियत करते रहे और कहें नहीं अब तुमने हमारे साथ कौमी यकजहती के लिए खड़े भी होना। लेकिन कौमी यकजहती के लिए कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो पाकिस्तान के ऊपर जब जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के साथ जाके खड़ा हो जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं है। ये गद्दारियों के सर्टिफिकेट ना अपनी जेब में रखो। ये बकवास करना जो बैठ के कर रहे हैं ना मुख्तलिफ काले पीले चैनल्स के ऊपर, ये बंद करें। ये लोग, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग टाउट्स कुछ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि ये गद्दार है वो गद्दार है, और कोई भी गद्दार नहीं है इस मुल्क में। जब हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे, गद्दार तो वो है जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा और बार बार तोड़ा, वो गद्दार है, उसको सजा होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो ट्रैक के ऊपर आए। अब मामला यह है कि जुल्म को रोका जाना चाहिए, जुल्म और जबर को इस माहौल में फौरन रोकना चाहिए ताकि कौम इकट्ठी हो सके। फिर लोगों को मारते हैं, लोग बेचारे रोते हैं, उन्हें कहते हैं रोना नहीं है क्योंकि बॉर्डर के ऊपर तनाव है। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। अब नाजरीन, पाकिस्तान और भारत में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग और फायरिंग जारी है वक्फे वक्फे से, ये होती रहती है। रोजाना एक आधी एपिसोड, एक दो एपिसोड हो जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा नुकसान, खास तौर पे कोई जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि दोनों जानिब से रिपोर्ट नहीं हुआ, ना इंडिया की जानिब से ना पाकिस्तान की जानिब से। पिछले वीलॉग में मैंने आपको एक खबर दी थी कि भारत ने पानी रोकना शुरू कर दिया है आबी जारहियत के मामले में। जब उसने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया तो अब दरियाए चनाब के ऊपर जो उन्होंने बगलीहार डैम बनाया है वहां से उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोका। अब पाकिस्तानी मीडिया भी इसकी तस्दीक करना शुरू हो गया है, और यहाँ पे मैं जो खबर आपको बता रहा हूँ ये जियो न्यूज़ से है, बाकी सारे चैनल्स ने भी इन खबरों को उठाया है कि पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी भारत ने रोकना शुरू कर दिया, जिसके बाद दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। और हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 87,000 क्यूसिक थी, जो आज सिर्फ 10,800 क्यूसिक रह गई है। यानी ये 24 घंटे के अंदर हुआ है। 24 घंटे में हमारा लगभग 8 गुना पानी भारत ने कम कर दिया है, 8 से 9 गुना। 87,000 क्यूसिक से 10,000 क्यूसिक रह गया है, यानी 8 से 9 गुना पानी 24 घंटों में भारत ने हमारा बंद कर दिया है, जो दरियाए चनाब में आ रहा था बगलीहार डैम से। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है ना कि आप उस डैम का वो दरवाजा तोड़ दें, उस बंद को आप तोड़ दें ताकि आपका पानी पाकिस्तान में आ जाए, वरना भारत तो आपका पानी बंद कर रहा है। यही वो बात है, मैं पहले भी ये कह रहा था कि जो भारत ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक करनी थी, बड़ी स्ट्राइक, वो हो चुकी है। जब भारत ने कह दिया कि सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल खत्म, तो स्ट्राइक का आगाज हो गया, उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। अब आपने उसका जवाब देना है। आपके पास क्या जवाब है? तो पाकिस्तान ने एक फैसला किया है कि ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान लेकर जा रहा है। पाकिस्तान ने अब तक एक बड़ी जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया नाज़रीन, और बार बार ये सबूत दिया है, लेकिन साथ ही साथ हमें पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये शिकवा है कि उन्होंने खुलकर भारतीय ललकार का उस तरह जवाब नहीं दिया जैसा अपने दौर में इमरान खान साहब ने दिया था। पाकिस्तान का भारत की जानिब से शुरू की गई जारहियत और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने का फैसला, पाकिस्तान खसूसी तौर पर सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करने के लिए भारत के गैर कानूनी इक़दाम को उजागर करेगा। तो नाज़रीन, 24 घंटों में पाकिस्तान आने वाला पानी 8 से 9 गुना कम हो गया है। यानी उसके अगर 10 हिस्से थे पानी के, तो उनमें से सिर्फ 1 हिस्सा आ रहा है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी आ रहा है। 9 हिस्से पानी जो है वो भारत ने रोक दिया है। ये है जनाब सिचुएशन, और पाकिस्तान इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जा रहा है। मैं आपको एक बात लिख कर देता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान का पानी नहीं खुलवा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद ही पास कर सकता है, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से आज तक कश्मीरियों को आज़ादी या हक़ खुद इरादियत नहीं मिला। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से फ़लस्तीनियों को आज तक उनके हुकूक नहीं मिले। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से किसी कमज़ोर को आज तक उसका हक़ नहीं मिला। हाँ, लोगों ने अपना हक़ जहाँ पे लिया, छीना, वहाँ पे उनको उनका हक़ मिला। अदरवाइज अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ करारदाद पास कर सकता है और इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता। नाज़रीन, जुनैद अकबर साहब ने एक वार्निंग दी है, वो वार्निंग भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अमेरिकी मीडिया में एक खबर आई है, और ये अमेरिकन मीडिया का एक चैनल है डेमोक्रेसी नाउ, इन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है पाकिस्तान के हवाले से। बड़ी तफसीलात बताई हैं कि इमरान खान साहब कैसी सियासत कर रहे हैं, कितने पॉपुलर हैं, वो पाकिस्तान में इलेक्शन जीत गए थे, किस तरह
इलेक्शन के बाद धांधली करके इमरान खान साहब को हुकूमत बनाने से रोका गया, फिर किस तरीके से इमरान खान साहब ने अपनी एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत को पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर दिया पाकिस्तान में, और अवाम किस तरह इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, और फिर उन्होंने 26 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का स्याद तरीन दिन भी करार दे दिया। चैनल के मुताबिक जो हलाकतें हुई थी उनकी असल तादाद बताना भी मुमकिन नहीं है। तो ये नाज़रीन जो 26 नवंबर को हुआ उसकी बाज़गश्त अभी भी दुनिया में सुनाई दे रही है, और अमेरिकन मीडिया में इस किस्म की रिपोर्टिंग पाकिस्तानी हुकूमत को बिल्कुल भी सूट नहीं करती। और वैसे भी अब रिपोर्टिंग के ऊपर हुकूमत इतना बौखला गई है कि धमकियां लगाने पर आ गई है। एजाज सैयद साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और कई लोगों को इनकी खबरों से एतराज़ भी होता है, लेकिन वो अपनी जगह पे, लेकिन ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इनके क्रेडिट के ऊपर बहुत सारी खबरें भी हैं। और एजाज सैयद साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हमेशा क्रिटिकल रहे हैं, और वो ये हमेशा से इस बात के हामी रहे हैं कि जर्नलों को या फौज को सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए और सिविलियंस के मैटर में नहीं आना चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि जनरल कियानी से मैंने सवाल किया तो जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नादरा में तैनात हाजिर सर्विस जर्नैल से मैंने सवाल किया तो मेहरबानों की कुछ मोहब्बतें मुझे भुगतनी पड़ी, ये अभी जो लगे हुए हैं उन्होंने। अब मुझे बताया गया है कि फिर कोई सवाल किया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये धमकी लगाई गई है एजाज सैयद साहब को। इस तरह की धमकियों का हमने भी सामना किया, बहुत सारे और सहाफियों ने पाकिस्तान में सामना किया। ये हरासमेंट है, ये ज्यादती है, काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान के सारे मीडिया को और पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के लिए आवाज़ उठाने वालों को इस मामले में एजाज सैयद साहब को सपोर्ट करना चाहिए। आपको उनकी कोई खबर पसंद आ सकती है, कभी हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी से उसके बोलने का हक छीन लें। वो ये कहते हैं कि माजी में भी जर्नलों से सवाल करता रहा हूं, लेकिन इस मरतबा तो मुझे बाकायदा धमकी दी गई है कि ऐसी की तैसी होगी अगर अब कोई ऐसा सवाल किया तो ये एजाज सैयद साहब को धमकी आई है। नादरीन ने जो सदर ने ऑर्डिनेंस जारी किया, सदारती ऑर्डिनेंस, उस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है ताजरों ने, और जो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स है इन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है कि जनाब आपने ये गलत ऑर्डिनेंस जारी किया है। जो इख्तियारात आपने दे दिए हैं FBR को, उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, ब्लैकमेलिंग की जाएगी और पाकिस्तान से मजीद लोग इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाएंगे, यानी लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। ये जिस किस्म का आप माहौल बना रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, या जिस तरह आप लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, ऐसे माहौल में लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं लेकर आएंगे। आपको रिफॉर्म्स करनी चाहिए। एक ऐसा इदारा जहां पे पहले ही बहुत ज्यादा बदउनवानी भी है, जहां पहले ही बहुत ज्यादा जो है वो डिसिप्लिन भी नहीं है, उस इदारे में बहुत ज्यादा कमियां और कोताहियां हैं, उस इदारे में रिफॉर्म्स लाने की बजाय, उनको ठीक करने की बजाय, उनको लामुतनाही किस्म के इख्तियारात जब आप देंगे तो वो उन इख्तियारात के साथ क्या करेंगे इसका आपको अंदाजा आने वाले दिनों में हो जाएगा। तो ताजरों ने और जो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने साफ इसको मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा जी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जुनेद अकबर साहब ने एक सीधी सीधी वार्निंग दी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने बड़ी साफ बात की है। जुनेद अकबर साहब ने कहा कि हमें डरा रहे हो कि आपकी फाइलें पड़ी हुई हैं, आपकी वीडियो पड़ी हुई है, आपके बच्चे हैं, यानी यही धमकियां होती है ना, आपकी फाइलें पड़ी हुई है, आपने करप्शन की हुई है, फलां जगह पे आपने एक फैसला किया था वो गलत हो गया था तो जनाब उसमें आपको रगड़ देंगे। फिर धमकी लगा दें आपकी वीडियो पड़ी हुई है, कोई निजी वीडियो आपकी बना ली है, वो शरीफ आदमी बहुत डर जाता है। दूसरा आपके बच्चे हैं जनाब, फैमिली वाला आदमी कहता है यार मेरे बच्चे वो तो नहीं लड़ाई लड़ सकते, मैं तो लड़ सकता हूं, तो वो भी डराते हैं। तो जुनेद अकबर कहते हैं कि हमें डराया जाता है। अगर हमारी जगह नौजवान आ गया ना जिसके बच्चे भी नहीं होंगे, बीवी भी नहीं होगी, उसकी फाइलें भी नहीं होंगी, तो फिर आप क्या करेंगे? तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो तो तुम्हें मुजम्मत के काबिल भी नहीं छोड़ेगा। ये जुनेद अकबर साहब ने कहा और मेरे ख्याल में गलत बात नहीं है। नौजवान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के ऊपर बहुत बरहम है, बड़े गर्म है, और वो तहरीक इंसाफ की क्यादत को आड़े हाथों ले रहे हैं कि कोई लायामल आप दें फटाफट। आपके पास कोई लायामल नहीं है कि एहतजाज करना है, किस तरफ जाना है, क्या काम करना है, सिमत क्या होगी, आगे क्या करना है, आप कुछ नहीं बता रहे। तो चीज़ें जो हैं वो क्यादत के हाथ से निकलकर नौजवानों के हाथों में जा रही हैं और नौजवान बड़े ज़ोरदार तरीके से अपनी तहरीक की तैयारियां कर रहे हैं। अब इसमें नाज़रीन सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट आया, पहले मैं वो स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं, फिर इस हवाले से मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी है। एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इमरान खान बिल्कुल डील नहीं कर रहे, अगर डील से मुराद अपने लिए आसाइश या बैकडोर पतली गली है तो ऐसा नहीं होगा। हम कानून और शफाफ इंतखाबात की बात कर रहे हैं। अगर कोई हमारी ये बात मानता है, कानून के मुताबिक अदालतों को काम करने दिया जाता है, तो इमरान खान कानून के मुताबिक बाहर आएंगे। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो एक नैरेटिव था ना कि आप मैंडेट हमें वापस करें, वो अब खत्म हो गया क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा गुजर गया है। अब मैंडेट वापसी वाली बात तो रही नहीं। तो तहरीक इंसाफ के पास मकबूलियत तो पहले से भी ज़्यादा है, वो पहले से ज़्यादा तगड़े हैं, मजबूत हैं। तो अब उन्होंने ये फैसला किया कि नया इलेक्शन मांगो इनसे, मिड टर्म इलेक्शन करवा लें। जितनी जल्दी दोबारा इलेक्शन हो जाएगा पाकिस्तान के हालात उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और तहरीक इंसाफ को कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि उन्हें लगता है कि अब जब भी इलेक्शन होगा वो फिर से इलेक्शन जीत जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और बात की, ये बात जरा थोड़ी ऐसी है जिस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। उन्होंने कहा जी 1200-1500 लोगों के निकलने से इनकलाब नहीं आता। 26 नवंबर के एहतजाज में हर तहसील से
1200-1500 लोग निकले और वो भी तितर बितर हो गए जब उन्होंने देखा कि हम इतने ही रहेंगे जबकि हम लाखों की बात करते हैं। अच्छा, लोग तितर बितर हुए सर इसलिए कि वहां गोली चल गई थी। रियासत अगर गोली ना चलाती तो लोग क्यों भागते, लोग वहीं पे मौजूद रहते। दूसरा, हो सकता है कि लोग फिर भी मौजूद रहते, लोग तो रोक रहे थे अपने वजीर आला को कि आप यहां पे रुके हमारे साथ। अगर कोई वजीर गोली खा लेता, कोई वजीर आला गोली खा लेता, या कोई एमएनए या सेनेटर को गोली लग जाती खुदा ना खास्ता, तो लोग कभी भी ना डी चौक को छोड़कर जाते। लोगों ने डी चौक को नहीं छोड़ा, लोग डी चौक से तितर बितर नहीं हुए। बहुत सारे नौजवानों ने, उस्मान चौधरी हैं, दीगर नौजवान हैं, हसनैन रफीक हैं, ये लोग गवाह हैं इस बात के, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा लॉन्ग मार्च कभी नहीं देखा जितना बड़ा लॉन्ग मार्च 26 तारीख को पहुंचा था इस्लामाबाद। यानी 25 तारीख को जो लोग इस्लामाबाद में दाखिल हुए और 26 तारीख तक जो लोग आगे ट्रेवल करते रहे, ये इतनी बड़ी तादाद में लोग थे कि इतना बड़ा लॉन्ग मार्च तो इमरान खान के साथ भी नहीं आया था। उनका ये क्लेम था, जो इमरान खान के लिए वहां पे लोग पहुंच गए। अब लोग तो बहुत ज्यादा थे। सेंटोरस के पास जब ये पहुंचे तो ताहद्दे नजर लोग ही लोग थे। वो कहते हैं हमने कभी ऐसा क्राउड नहीं देखा। अब लीडरशिप का काम था कि वो वहां बैठ जाती पक्की होके, गोली लगती, चोट लगती, वो फिर भी बैठ जाते कि हम यहां से नहीं जाएंगे। तो एक लेवल से आगे रियासत कहां जा सकती थी? क्या हो सकता था? वो जलियांवाला बाग बना देते वहां पे। जुल्म तो रियासत ने बहुत किया, जबर तो बहुत किया, लेकिन लीडरशिप को वहां पे रुकना चाहिए था, खड़े होना चाहिए था। लीडरशिप ने अपने पांव जमीन पे नहीं रखे। देखें, कारकुनों को जिम्मा ना दें। कारकुनों ने अपना रोल प्ले किया, आम आवाम ने अपनी कुर्बानी दी है, लोगों ने लाशें उठाई हैं। कोई एक लीडर है जिसकी लाश वहां से उठाई गई हो? एक भी नहीं है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कोई एक भी नहीं है ना जो आवाम के साथ वहां पे खड़ा हुआ होता, या लोगों से पहले जाके अस्पताल में खड़ा हुआ होता कि मेरे जख्मी यहां पे आ रहे हैं। कोई भी नहीं है। कोई बात करने के लिए भी नहीं रुका, कोई वीडियो बनाने के लिए भी नहीं रुका, कोई स्टेटमेंट देने के लिए भी नहीं रुका। सारे के सारे वहां से चले गए। तो लोगों के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते। लोग तो बहुत बड़ी तादाद में आए थे, लेकिन लीडरशिप ने लोगों को वहां पे छोड़ दिया था। और अगर लीडरशिप वहां पे बैठ जाती और मामला फंस जाता तो मजीद शहरों से मजीद लोग निकल कर आते। पूरी दुनिया में जो इनकलाब आते हैं या पूरी दुनिया के अंदर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि लोग एक साथ ही निकल कर सारे आ जाते हैं। ऐसा कम होता है। होता यह है कि पहले कुछ लोग आते हैं, फिर कुछ और आते हैं, फिर कुछ और आते हैं, और होते होते पूरा मुल्क ही निकल आता है। तो इस तरीके से इनकलाब आगे बढ़ता है। यह नहीं होता कि आप एक टाइम देते हैं, फिक्स टाइम के इतने बजे से लेके इतने बजे तक इनकलाब आएगा, इस मुल्क में सारे निकल आना, ऐसा नहीं होता। तो लीडरशिप थोड़ी कमजोर भी है, कुछ लोग खौफजदा भी हैं, कुछ कंप्रोमाइज भी हैं बीच में, और उन्हें लगता है कि डील के साथ ही मामला होगा। यही चाह रहे हैं ना इमरान खान साहब को। देखें, मुलाकात तो उनकी रोक दी है। अब इमरान खान की मुलाकात भी ना हो सके तो एक सूबे में उनकी हुकूमत का फायदा क्या है? कि वो इतना सा दबाव नहीं डाल पा रहे कि हमारा लीडर जिसकी वजह से हमें यहां पे सूबे में हुकूमत मिली हुई है उसकी मुलाकात उसकी बहनों से करवा दें। ये इतना सा काम है। एक पूरी सूबाई हुकूमत है, एक पूरा यूनिट है, वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव है, सारा निजाम और अवाम की भरपूर ताकत है। इसके बावजूद वो इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवा पा रहे। तो ये एक कमजोरी है जो नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, एक चीज जो मैंने आपको पिछले 2 वीलॉग में बताई कि हमारी वीडियो रोकी जा रही हैं उन तमाम लोगों की जो लोग इख्तलाफी आवाज हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में किरदार की इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं, तमाम लोगों की वीडियो रोकी जा रही हैं। लेकिन इतना बड़ा सरप्राइज तैयार है, इतना बड़ा सरप्राइज तैयार है कि रोकने वाले सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यानी आपने आज तक लड़ाई की है ऐसे लोगों से जो कैलकुलेशंस के साथ चलते हैं। अब आपकी लड़ाई है जो कैलकुलेशन के साथ नहीं चलते। ये मैं साबित करूंगा। मैं ऐसी चीज करूंगा आने वाले दिनों में कि पाकिस्तानी कौम बहुत इंजॉय करेगी और सबको बड़ा मजा आने वाला है। ऐसा तमाशा लगाएंगे हम पूरे पाकिस्तान के अंदर कि आप लोग हाथ लगा लगा के रोएंगे कि आपने छेड़ा किसको है। अभी भी मैं वार्निंग दे रहा हूं, और मैं वार्निंग जब दे रहा हूं तो अथॉरिटी के साथ दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये ड्रामा बंद कर दें। वीडियोस को रोकने वाला, उनके ऊपर पाबंदी लगाने वाला, हमारी वीडियोस को दबाने वाला, ये ड्रामा अगर आप अभी बंद कर देंगे तो आप फायदे में रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये हथकंडे बंद ना किए तो इस मुल्क में एक ऐसी कार्रवाई मैं करूंगा, एक ऐसा काम मैं करूंगा कि पूरी कौम ना सिर्फ इंजॉय करेगी बल्कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अब आपने करना क्या है। वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत जबरदस्त सरप्राइज है इंशाल्लाह। मैं कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस ढूंढ रहा हूं, वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। लेकिन सरप्राइज बहुत तगड़ा है जो मैंने तैयार किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।